हेलो लेट्स क्रिएट नर्सिंग फैमिली। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस 3 से 4 क्लासेस में इंट्रोडक्शन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल के बारे में, जो कि यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है सेल। देखो सेल क्या होता है। सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है, जो हमारी बॉडी के लिए ऑर्गन का निर्माण करती है, बॉडी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है। और जैसे किस प्रकार से सेल किस प्रकार से टिश्यू बनाती है, टिश्यू से कैसे ऑर्गन बनता है, उन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो सेल क्या होता है। देखिए सेल फर्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। डेट सेल मतलब क्या है कि जो सेल है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1667 में। और किस पे की थी? डेड सेल पे की थी। एक कॉर्क ट्री है उसके ऊपर की थी। मतलब एक जो ओक का पेड़ होता है, ओक का ट्री था, उसकी जो छाल होती है उसको निकाल के अलग करके उसने देखा, नेक्ड आई से देखा था। उसके पास उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था, तो उसने उस टाइम देखा तो उसने सब उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ठीक है। और जो सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उसको वो नहीं देख पाया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया एंटोन वैन ल्यूवेनहोफ। उसने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कब की? 1674 में। 1674 में। ठीक है। वो जो एंटोन वैन ल्यूवेनहोफ है, इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। और इन्होंने क्या है, जो माइक्रोस्कोप है उसकी उसकी खोज भी की थी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो लिविंग सेल है उसके ऊपर डिस्कवरी की। उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए उस लिविंग सेल को देखा, और उसके अंदर वो से जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन सब के बारे में पता लगाया। फर्स्ट साइंटिस्ट है वो तो रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने डेड सेल में की थी। और नेक्स्ट एंटोनी वैन ल्यूवेनहोफ, उसने फर्स्ट लिविंग सेल में की थी। अब देखो सबसे तीन दो टर्म आती है। देखो फर्स्ट आती है कई बार एग्जामिनर पूछ भी लेता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। तो पूरे एनिमल सेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? ये ह्यूमन बॉडी की बात नहीं हो रही, ये एनिमल सेल्स की बात हो रही है। सबसे फर्स्ट कौन सी स्मॉलेस्ट सेल? वो है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की साइज कितनी? 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल एक ऑस्ट्रिच एग, मतलब एक शुतुरमुर्ग का अंडा, वो है सबसे लार्जेस्ट सेल है। और उसकी लेंथ कितनी है? 15 से 18 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो वर्ड है सेल, वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ? वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ, जिसका जो लैटिन वर्ड है वो है सेला। ठीक है। जिसका मीन क्या होता है? ए स्मॉल रूम। स्मॉल रूम मतलब जैसे एक ईंटों से मिलके अपना एक मकान बनता है, उसी प्रकार छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलके एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। ठीक है। और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी है? ओवम। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है और लार्जेस्ट सेल क्या होता है। तो देखो लॉन्गेस्ट सेल का मतलब होता है लेंथ में मतलब लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, तो उसकी लेंथ कितनी है? ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग वो होगा लॉन्गेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल मतलब ऑल ओवर मतलब उसमें लेंथ भी आ गई, और विड्थ भी आ गई, और हाइट भी आ गई, उसकी डेप्थ भी आ गई, वो हो गई इसमें लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी है? ओवम। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। सबसे छोटी ह्यूमन सेल कौन सी है? स्पर्म। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोन वैन ल्यूवेनहोफ। इसने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है। कब की? 1674 में। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी? अपनी माइक्रोप्लाज्मा, जो उसकी उसकी साइज किया है 0.1 से लेके 0.3 मिलीमीटर। और नेक्स्ट अपन ने देखा लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। उसकी साइज क्या है? 15 से 18 सेंटीमीटर। और जो वर्ड सेल है वो कहाँ से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड से। और जिसका मीन क्या है? एक स्मॉल रूम, मतलब छोटी छोटी ईंटों से मिलके अपना एक घर बनता है, उसी प्रकार छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके एक सेल बनती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ऑफ सेल। डेफिनेशन क्या कहती है सेल की? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
मतलब सेल शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज ए ब्रांच इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी में क्या होता है? हम स्टडी करते हैं किसकी? सेल्स की। मतलब सेल्स किस प्रकार से क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, किस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है, उसे साइटोलॉजी बोलते हैं, या इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसे सेल बायोलॉजी के नाम से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो सेल का डायग्राम, ये होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया, ये जो येलो येलो दिख रहा है आपको, ये हो गया साइटोप्लाज्म। और ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। और जो इसके अंदर पाया जाता है वो न्यूक्लियोल्स हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना गोल्जी अपार्टस, ये लाइसोसोम, गोल्जी वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब सेल किन किन स्ट्रक्चर से या किन किन चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट आता है अपना सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड आता है साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। आज की क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द सेल मेम्ब्रेन इज ए प्रोटेक्टिव शीट दैट एनवलप्स द सेल बॉडी। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। किसकी? सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। इसको सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एक बैंक है, बैंक के बाहर एक वो होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करती है। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड बाहर से कोई चोरों को जाने से रोकता है, तो उसी प्रकार जो कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है या बैक्टीरिया वायरस है, उनको जाने से रोकती है सेल के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। This membrane separates the fluid outside the cell. This membrane separates the fluid outside the cell called extracellular fluid and fluid inside the cell called intracellular fluid. मतलब सेल के पास जो फ्लूइड पाया जाता है उसे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। देखिए ये अपनी सेल है। ठीक है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो पाया जाता है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हो गई अपनी सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये कवरिंग है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव यानी सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करती है। ठीक है, अब इसके बाहर से जो कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा उनको यहाँ अंदर जाने से रोकेगी। लेकिन जो जो सेल के लिए बेनिफिशियल है उनको अंदर जाने देती है। ठीक है, अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। हमने डायग्राम में देखा था एक येलो 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 फ्लूइड था, तो उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। उसे जो सेल के अंदर पाया जाता है यानी सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसे तो बोलेंगे अपन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेल के बाहर फ्लूइड पाया जाता है, मान लीजिए ये फ्लूइड है, इसको बोलेंगे अपन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इसको बोलेंगे अपन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है, मतलब जो सेल के बाहर फ्लूइड है और जो सेल के अंदर फ्लूइड है, उनको सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। ये बीच में अलग करने का वर्क करती है। ये देखो, और नेक्स्ट क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और अलाउ करती है फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बिटवीन ईसीएफ एंड आईसीएफ।
क्या करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और अलाउ करती है फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस और बिटवीन ईसीएम एंड आईसीएम। क्या हुआ, देखो कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई भी ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट्स है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर यानी सेल के अंदर आने के लिए क्या करती है, अलाउ करती है। मतलब जो बाहर से फ्लूइड है, जो बाहर से सब्सटेंस है, उनको अंदर ले जाने का वर्क करती है सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर है जैसे O2 ऑक्सीजन वो एंटर करी सेल के अंदर, ऑक्सीजन एंटर हुई सेल के अंदर, और जो CO2 है वो बाहर आएगी, आउटसाइड होगी किसके, सेल के बाहर, ठीक है, कहाँ से, इंटरसेलुलर फ्लूइड के। तो क्या हुआ, जो एक्सचेंज का वर्क वर्क भी करती है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन किन किन कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन तीन टाइप के कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है, तीन तरह के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट आता है प्रोटीन, कितना होता है, 55% होता है। नेक्स्ट आता है अपना लिपिड, कितना होता है, 40% होता है। और नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, कितना होता है, 5%। मतलब इन तीनों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स थ्री लेयर्स। फर्स्ट, वन सेंट्रल लेयर, मतलब या इसे टू डेंस लेयर, डार्क लेयर, मतलब एक तो सेंट्रल लेयर होती है जिसे लाइट लेयर भी बोलते हैं, और टू डेंस लेयर मतलब डार्क लेयर होती है। और द सेंट्रल लेयर मतलब एक लाइट लेयर लिपिड लेयर की बनी होती है, एक लिपिड सबस्टांस की मिलके मिलके बनी होती है, ठीक है, लिपिड सबस्टांस की मिलके बनी होती है सेंट्रल लेयर, और ये लिपिड लेयर होती है, ठीक है। और आउटर टू लेयर जो प्रोटीन लेयर होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ठीक है। अब फर्स्ट आती है अपनी लिपिड लेयर। लिपिड लेयर, द मेजर लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। लिपिड लेयर में दो मेजर लिपिड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड, नेक्स्ट होता है कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट आता है अपना फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरस एंड फैटी एसिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोरस के बने होते हैं और फैटी एसिड्स के मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो आउटर पार्ट है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इज द हेड पोर्शन विच इज वाटर सोल्यूबल। मतलब जो आउटर पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, वो हेड पोर्शन, मतलब जो हेड पोर्शन है आउटर पार्ट इसका फॉस्फोलिपिड का, वो हेड पोर्शन है वो किस क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जिसे हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। और जो इनर पार्ट होता है टेल पोर्शन, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, जिसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं डायग्राम बना के सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। कुछ इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, ये तो हो गया सेल का फॉस्फोलिपिड का हेड पोर्शन, और ये हो गया टेल पोर्शन। ये हो गया आउटर पार्ट, और ये हो गया इनर पार्ट, ठीक है। जो हेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है। हेड पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ये देखो, मैं एक इसकी सिंगल स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ये हो गया, ये हो गया हेड पोर्शन, और ये हो गया टेल पोर्शन। जो हेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये देखो, हाइड्रो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। और फिलिक, फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, मतलब प्यार करने वाला, वाटर से प्यार करने वाला। और हाइड्रो यानी वाटर, और फोबिक यानी फोबिया, फोबिया यानी डर, डर यानी फियर। मतलब इस टेल पोर्शन को
वाटर से डर लगता है और हेड पोर्शन वाटर से प्यार करता है, यानी वाटर, ये हो गया वाटर सोल्यूबल। और ये हो गया वाटर इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है पानी के अंदर घुलना, और वाटर इनसोल्यूबल का मतलब होता है पानी के अंदर नहीं घुलना, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय फास्फोरस एंड फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। जो आउटर पार्ट है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, हेड पोर्शन विच इज क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ये हेड पोर्शन ये हो गया वाटर सोल्यूबल, और ये टेल टेल पोर्शन ये हो गया वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। देखो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इनके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में सिचुएटेड रहता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या वर्क है, कोलेस्ट्रॉल जो ये टेल पोर्शन है या सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है या फॉस्फोलिपिड है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर है वो, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल का जो वर्क है वो फ्लूइडिटी का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लेयर आती है अपनी प्रोटीन लेयर। जो प्रोटीन लेयर है इज द डेंस लेयर। प्रोटीन लेयर क्या है, वो डेंस लेयर है, मतलब डार्क डार्क लेयर है, विच कवर्स द टू सरफेस ऑफ द सेंट्रल लिपिड लेयर। मतलब ये क्या करती है, जो लिपिड लेयर है उनकी सरफेस को कवर करके रखती है, ठीक है। इसमें दो दो प्रोटीन होती है, फर्स्ट आती है इंटीग्रल प्रोटीन और नेक्स्ट आती है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आर द प्रोटीन डेट पास थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। मतलब क्या होती है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है या इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है, ये कहाँ होती है, जो अपनी जो ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है इनके बीच में होती है, ठीक है। इसे ट्रांसमेम्ब्रेन बोलते हैं या ट्रांसमेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ सिचुएटेड रहती है। और नेक्स्ट पेरिफेरल प्रोटीन आर द एम्बेडेड पेरिफेरल प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या होती है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो आउटर सरफेस पे होती है, पेरिफेरल प्रोटीन आउटर सरफेस पे होती है फॉस्फोलिपिड के, ठीक है। ये बिल्कुल तैरते भी रहती है आउटर सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आती है अपनी कार्बोहाइड्रेट लेयर। कार्बोहाइड्रेट लेयर मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए थिन form a thin loose covering over the entire surface of the cell membrane called glycocalyx। मतलब क्या होती है, जो एक थिन लूज कवरिंग है कार्बोहाइड्रेट लेयर किसके, एंटायर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। जो कार्बोहाइड्रेट लेयर है ये थिन थिन और लूज कवरिंग लेयर है, और ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ सिचुएटेड रहती है, सरफेस ऑफ द सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर सिचुएटेड रहती है, उसे इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू प्रोटीन्स एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब क्या होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं प्रोटीन से तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और सम आर अटैच होते हैं विद लिपिड से और क्या बनाते हैं, फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। देखिए कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कुछ प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट लेयर्स है कहाँ सिचुएटेड रहती है, यहाँ प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स लेयर पे, तो क्या बनाती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, ठीक है।
मान लीजिए ये ऐसे करके ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहती है, तो क्या बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। और कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ फॉस्फोलिपिड पे अटैच रहती है और ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अपन नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करने से पहले कुछ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए ये सेल अपनी, ठीक है, और ये होगी अपनी सेल मेम्ब्रेन। यहाँ फोर्स, ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अरे यार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हेड पोर्शन है, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल, और ये टेल पोर्शन क्या है, वाटर इनसोल्यूबल, या इसे और दूसरे नाम से बोल सकते हैं लिपिड सोल्यूबल। इसे लिपिड सोल्यूबल बोलते हैं। लिपिड सोल्यूबल का मतलब जो तेल के अंदर, घी के अंदर घुल जाए, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाटर सोल्यूबल है, ये यहाँ एंटर करने की कोशिश करेगा, ये यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये हो गया वाटर इनसोल्यूबल, तो ये आगे जाएगा, तो ये वापस इनसोल्यूबल होने के कारण, या इनसोल्यूबल होने के कारण ये अंदर नहीं जा पाएगा, सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो ये वापस यहीं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना वाटर इनसोल्यूबल, ये यहाँ जाएगा या एंटर करेगा, ठीक है। ये हो गया, ये पहचानेगा कि ये अपना इनसोल्यूबल है, लेकिन ये अपने लिए कोई हार्मफुल नहीं है, तो इसको अंदर जाने देगा, और यहाँ क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल, तो ये जो इनसोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल है, वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये सेल के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। अब देखो, जो भी अपनी ड्रग होती है वो या तो लिपिड सोल्यूबल होती है या वाटर सोल्यूबल होती है, जो इजीली अपनी बॉडी के अंदर या ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाती है। इसकी एक पूरी प्रोसेस है। जो वाटर सोल्यूबल है, अब आप देखो, आप बोलोगे कि सर फिर वाटर सोल्यूबल बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है, जैसे सेल के लिए सोडियम आयन भी उतने इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे इंटरनल प्रोटीन है, ठीक है, इंटरनल प्रोटीन है, जिसे अपन ने परमेबल प्रोटीन के नाम से जाना था, तो ये वाटर, ये यहाँ से डायरेक्ट इसको एंटर करने की, एंटर करवाएगा। ये पूरी प्रोसेस एक अलग तरह से मैकेनिज्म है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, जो पूरी सेल की स्ट्रक्चर हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अपन फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड organelles प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, या साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, या और सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये अपनी होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ से कोई, मान लीजिए बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया आएगा तो इसको अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है, ये यहीं रोक लेगी, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने ले देगी, यानी एक तरह से प्रोटेक्शन का वर्क करती है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस। मतलब सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी सेल के बाहर और जो सेल के अंदर कोई सब्सटेंस है उनको एक्सचेंज करने का वर्क करती है। सेमी परमेबिलिटी का मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो भी सब्सटेंस है उनको अंदर एंटर करने के लिए और एक्सक्रीट करने के लिए यानी बाहर भेजने का वर्क करती है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन है वो, ठीक है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब होता है कोई जो भी सब्सटेंस है उसको अंदर ले जाने का और अंदर से कोई सब्सटेंस है उसको बाहर ले जाने का वर्क करती है। नेक्स्ट आता है अपना एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो भी कोई न्यूट्रिएंट्स है, मान लीजिए ये न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट है और सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इसको यहाँ एब्जॉर्ब करने का वर्क करेगी, एब्जॉर्ब करने का वर्क करेगी, ठीक है। सेल में थ्रू अंदर भेजने का वर्क करेगी। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब जो भी सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उनको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। मेटाबोलाइट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल आर एक्सक्रीटेड थ्रू आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है? एक्सक्रीटरी फंक्शंस का वर्क करती है। मतलब मान लीजिए कोई भी मेटाबॉलिज्म होने के बाद, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है उनको सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट करने का वर्क करती है। कौन करती है? अपनी सेल मेम्ब्रेन। अपनी सेल मेम्ब्रेन एक्सक्रीटरी फंक्शंस का भी वर्क करती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फंक्शन आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करेगी तो इसका एंटर करवाने के लिए कौन वर्क करता है? अपनी सेल मेम्ब्रेन। और जो ऑक्सीजन लेने के बाद पूरी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होती है, कैसे ऑक्सीजन से CO2 बनती है, तो उसके बाद जो CO2 रहती है उसको बाहर निकालने का भी वर्क करती है कौन? अपनी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्रकार एक्सक्रीटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी वर्क करती है। O2 को अंदर करना और CO2 को बाहर करने का वर्क करती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी सेल की मेंटेनेंस, मतलब साइज और शेप उनको एक परफेक्ट शेप देके प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक शेप प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस करती, मेंटेन करती है उसकी शेप को। मतलब मान लीजिए ये शेप है तो ये इसी प्रकार शेप रहेगी। अगर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो ये ऐसे हो सकती है, ठीक है। और उसकी साइज, मतलब अगर ये साइज है मान लीजिए 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर सेल की साइज है मान लीजिए, तो उसकी सेम साइज रखने का भी वर्क करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। अपन ने क्या क्या पढ़ा तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसकी फर्स्ट डिस्कवरी डेड सेल में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल में किसने की थी? एंटोन वेन ल्यूवन ने। अपनी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी? माइकोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट सेल कौन सी? ओस्टिस एग है। और लेट और ये वर्ड कहाँ से सेल वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ? लैटिन वर्ड सेला से डेराइव हुआ है। और जिसका मेन क्या होता है? एक स्मॉल रूम। और ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी? नर्व सेल है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी? ओवम है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी? स्पर्म है। और डेफिनेशन क्या बोलती है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी करना ही साइटोलॉजी है, ठीक है। स्ट्रक्चर है, किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है अपनी सेल? सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस से। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक प्रोटेक्टिव बैरियर का वर्क करती है और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? जो PCF है और ICF है उसको सेपरेट करने का वर्क करती है। और ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को ECF से ICF की ओर और ICF से ECF की ओर। ये सेल में किन किन कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब इसमें एक सेंट्रल लेयर होती है जिसे लाइट लेयर बोलते हैं, टू डेंस लेयर डार्क लेयर होती है। सेंट्रल लेयर को लिपिड लेयर भी बोलते हैं जो लिपिड सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। जो आउटर टू लेयर है वो प्रोटीन लेयर की बनी होती है, ठीक है। और लिपिड लेयर में दो मेजर लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और इसमें फॉस्फोलिपिड में
दो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल दो पोर्शन से मिलकर बना होता है। हेड पोर्शन अलग होता है और टेल पोर्शन अलग होता है। हेड पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और जो टेल टेल पोर्शन है वाटर इनसोल्यूबल होता है, जिसे हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं किसके अंदर, किसके बीच में, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में लिपिड, मैंने जो कि डायग्राम के थ्रू बता दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन लेयर, जो कि डेंस लेयर है, जो क्या करती है, टू सरफेस को, जो लिपिड लेयर है उनको कवर करती है। ठीक है। इंटरनल प्रोटीन और ट्रांस, जिसे ट्रांसमेम्ब्रेन भी बोला जाता है, जो फॉस्फोलिपिड्स है उनके, फॉस्फोलिपिड्स है यानी सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर है उनके बीच सिचुएटेड रहती है। तो जो पेरिफेरल है वो कहाँ, आउटर और इनर सरफेस पे के सेल, सेल मेम्ब्रेन के आउटर और इनर सरफेस पे एम्बेडेड रहती है। एम्बेडेड मतलब चिपकी हुई रहती है या तैरती हुई रहती है। ठीक है। ये पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी थी कैसे क्या रहता है। कार्बोहाइड्रेट लेयर, ये थिन और लूज कवरिंग है एंटायर सरफेस, जो पूरी सेल सरफेस को कवर करती है, जिसे ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। और कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन, और कुछ लिपिड्स के बने होते हैं जिसे ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है या प्रोटेक्शन का वर्क करती है। नेक्स्ट फंक्शन है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, यानी जो भी कोई सब्सटेंस है उनको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करने का वर्क करती है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब एक कोई मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइट्स सब्सटेंस है उनको एक्सट्रैक्ट करने का वर्क करती है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, O2 को अंदर करने का और CO2 को बाहर करने का वर्क करती है। मेंटेनेंस ऑफ सेल एंड साइज, जो सेल की साइज उसकी शेप को मेंटेन करने का वर्क करती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी, और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म में क्या होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।